हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं उत्पादन फलन, जो कि मैनेजरियल इकोनॉमिक्स की यूनिट 3 है, प्रोडक्शन फंक्शन। यह जो है उत्पादन के सिद्धांत का प्रथम सिद्धांत है। तो पहले हम समझे कि उत्पादन का सिद्धांत क्या होता है। तो उत्पादन का सिद्धांत यह बताता है कि किसी भी उत्पादक के द्वारा उत्पादन करने के लिए उत्पत्ति के विभिन्न साधनों को किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि उसका उत्पादन जो है वह कम से कम लागत पर अधिक से अधिक मात्रा में हो। तो उत्पादन का सिद्धांत क्या होता है? उत्पत्ति के विभिन्न साधनों को इस प्रकार से संयोजित किया जाए। अब उत्पत्ति के साधन कौन कौन से होते हैं जो उत्पादन में सहयोग करते हैं? तो उत्पादन में हम कोई प्लांट लगाएंगे, कोई जगह हमें चाहिएगी, मतलब भूमि या प्लांट बोल लें। हमें मजदूर लगेंगे, लेबर लगेंगे, पूंजी लगेगी उसको करने के लिए, और जो है साहस, मतलब कोई व्यक्ति चाहिएगा कि इन साधनों का व्यवस्थित उपयोग करे। तो उत्पादन का सिद्धांत क्या होता है? फिर से सुनिए कि उत्पादन के विभिन्न साधनों को इस प्रकार से संयोजित किया जाए कि वस्तु का उत्पादन व्यवस्थित तरीके से हो सके और कम से कम लागत पर हो सके। यह उत्पादन का सिद्धांत होता है। उत्पादन फलन क्या होता है? तो देखिए, उत्पादन फलन उत्पादन का फंक्शन। तो प्रोडक्शन फंक्शन उत्पत्ति के विभिन्न साधनों को जब हम उपयोग करेंगे, तो जैसे पेन का हम प्रोडक्शन कर रहे हैं उत्पादन, तो पेन के प्रोडक्शन के लिए हमें क्या क्या लगेगा? एक फैक्ट्री एक जगह लगेगी जहां पे हमारी फैक्ट्री होगी। वहां पे मशीनें हम रखेंगे। मशीनें किससे खरीदी जाएंगी? पूंजी से खरीदी जाएंगी। मजदूर लगेंगे जो इसको काम करेंगे, और एक ऑनर लगेगा, मालिक लगेगा, जो कि पेन बनाने की फैक्ट्री ओपन करेगा। ठीक है। तो पेन कब बनकर तैयार हुआ? फंक्शन फलन। हमने उत्पादन के विभिन्न साधनों का उपयोग किया, तो हमारा जो है प्रोडक्शन फंक्शन उत्पादन फलन जो है वह बना। तो ऐसे ही जो है इसका फॉर्मूला बनता है कि प्रोडक्शन फंक्शन इज इक्वल टू ए, यहाँ पर है ये सारे क्या है? उत्पत्ति के साधन। और उत्पत्ति के साधन कौन से होते हैं जिनसे उत्पादन होता है? तो भूमि, प्लांट, ठीक है, श्रम मतलब मजदूर, पूंजी, साहस, तकनीक, ये क्या होते हैं? सब उत्पादन के साधन होते हैं। जब इनका उपयोग किया जाता है तो कोई प्रोडक्शन होता है। तो समझ में आया आपको? प्रोडक्शन फंक्शन मीन्स क्या होता है कि उत्पत्ति के विभिन्न साधनों का एक निश्चित तकनीकी के आधार पर उपयोग करना ताकि उत्पादन हो सके किसी वस्तु का, वह होता है प्रोडक्शन फंक्शन, उत्पादन फलन। ठीक है। अब इसकी विशेषताएं, प्रोडक्शन फंक्शन की कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं? तो पहला होता है भौतिक संबंध। इट मीन्स हम जब यहाँ पर बात कर रहे हैं उत्पादन फलन की, तो केवल हम जो है उत्पादन की मात्रा को देखेंगे। ठीक है, उत्पादन की मात्रा। इट मीन्स हमने पूंजी कितनी ली, हमने श्रम कितना लिया, हमने साहस कितना लिया, इसकी हम केवल क्या देखेंगे? मात्रा। और उत्पादन भी जो है हम कौन सा देखेंगे? केवल मात्रा में। इट मीन्स हम कितने रुपए हमें मजदूरी के देने पड़ रहे हैं, पूंजी में हमने कितने रुपए लगाए हैं, या साहस को कितने रुपए लाभ हो रहा है, हम रुपए में उसकी वैल्यू नहीं देखेंगे। तो भौतिक संबंध, तो पहली विशेषता है कि उत्पादन फलन में उत्पत्ति के साधनों का भौतिक संबंध देखा जाता है, रुपए में उसकी काउंटिंग नहीं देखी जाती है। फिर भले ही जो है भूमि 50 लाख रुपए की हो और श्रम जो है वो 100 रुपए का हो, तो रुपए नहीं देखे जाते हैं, उसकी मात्रा के आधार पर उत्पादन फलन को प्रदर्शित किया जाता है। दूसरा, कीमत को इग्नोर किया जाता है। उत्पत्ति के साधनों की कीमत, उत्पत्ति के साधनों की कीमत पर ध्यान नहीं दिया जाता है। ठीक है। और न ही ये जो उत्पादन हो गया है, हमारा प्रोडक्शन हो चुका है, उसका कितने रुपए का उत्पादन हुआ है उस पर ध्यान दिया जाता है। समयावधि, उत्पादन फलन जो है समयावधि पर बहुत इंपॉर्टेंट फोकस करता है। समयावधि दो प्रकार की हो सकती है, अल्पकालीन और दीर्घकालीन, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म।
ये दोनों में डिफरेंस इसीलिए समझना आवश्यक है क्योंकि आगे हमारे चैप्टर्स इसी पे आधारित हैं। अल्पकालीन समयावधि और दीर्घकालीन। तो अल्पकालीन समयावधि इतनी कम समयावधि होती है जिसमें उत्पत्ति के सभी साधनों में परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। अल्पकालीन समयावधि वह समयावधि होती है जिसमें केवल हम जो है श्रम को बढ़ा घटा सकते हैं। हम प्लांट में कोई चेंज नहीं कर सकते हैं, हम टेक्निक में कोई चेंज नहीं कर सकते हैं, हम जो है कोई कैपिटल इन्वेस्टमेंट या पूंजी नई नहीं लगा सकते हैं। तो अल्पकालीन समयावधि ऐसी समयावधि होती है जिसमें उत्पत्ति के कुछ साधन स्थिर होते हैं और कुछ साधनों में ही परिवर्तन करके हम उत्पादन को प्राप्त करते हैं। और दूसरी होती है दीर्घकालीन समयावधि। तो दीर्घकालीन समयावधि पर्याप्त समयावधि होती है जिसमें उत्पत्ति के सभी साधनों में परिवर्तन संभव है। 1 साल, 2 साल की समयावधि या 5 साल की समयावधि, ये सब दीर्घकालीन में आती है। इसमें जो उत्पादक है उसके पास इतना पर्याप्त समय होता है कि वह नया प्लांट डाल ले, पूंजी और लगा ले, टेक्नोलॉजी में जो है वह कुछ नई टेक्नोलॉजी लगा ले, मशीनें और नई खरीद कर ले आए, तो परिवर्तन संभव है। तो पूरा प्लांट का आकार चेंज हो सकता है। तो समयावधि जो है उसके आधार पर भी उत्पादन फलन में अंतर आता है। फिर तकनीकी स्तर। जब हम तकनीकी स्तर की बात करते हैं और उत्पादन फलन को हम देख रहे हैं तो माना जाता है कि निश्चित तकनीकी स्तर मतलब टेक्नोलॉजी जो है वह निश्चित उपयोग की जाती है। एक ही प्रकार की टेक्नोलॉजी जो है वह उपयोग की जाती है। फिर है स्थानापन्नता मतलब रिप्लेसमेंट। तो उत्पादन फलन जो है यदि समयावधि पर्याप्त है तो यह रिप्लेस हो जाता है, अल्पकालीन की जगह दीर्घकालीन भी हो सकता है। अभी हम पढ़ेंगे पैमाने के प्रतिफल, हम जब देखेंगे परिवर्तनशील अनुपातों का नियम, तो इसमें जो है रिप्लेसमेंट का गुण पाया जाता है उत्पादन फलन में। यदि उत्पादन के सभी साधनों में हम परिवर्तन कर दें तो चेंज हो जाता है। यदि जो है हम केवल एक ही साधन को बढ़ाते जाएं, बाकी सब स्थिर रखें, तो ये उत्पत्ति वृद्धि नियम लगता है, धीरे धीरे समता नियम लगता है, फिर उत्पत्ति ह्रास नियम। अभी हम इसको देखते हैं। तो ये है स्टूडेंट उत्पादन फलन की विशेषताएं। ठीक है। फिर हम बात करें सबसे फेमस जो है अर्थशास्त्री रहे हैं जिनका उत्पादन फलन का सिद्धांत जो है वह सभी जगह लागू होता है और इसी के आधार पर आगे विस्तृत थ्योरीज जो है वह अर्थशास्त्रियों ने दी हैं। तो कॉब डगलस ने जो है अपने उत्पादन फंक्शन में, ये 2 अलग अलग व्यक्ति हैं, कॉब और डगलस, इन्होंने अपने उसमें उत्पत्ति के केवल 2 ही साधनों को बताया है, पूंजी और श्रम। उनका ये कहना था कि उत्पादन का जो मेन फंक्शन है या उत्पादन का कार्य जो है केवल 2 जो उत्पत्ति के साधन है पूंजी और श्रम, इसी पर आधारित होता है और इसी में परिवर्तन करके उत्पादन में भी परिवर्तन संभव है। और इनका ये कहना था कि उत्पत्ति के जो 2 साधन है पूंजी और श्रम, इसका निश्चित अनुपात में ही उपयोग किया जाए। और इनका दूसरा यह मान्यता थी कि यदि जो है हम उत्पत्ति के साधनों को डबल कर रहे हैं तो उत्पादन भी डबल होगा। समझ रहे हैं? उनका ये कहना था कि जितना परिवर्तन हम उत्पत्ति के साधनों में कर रहे हैं, जैसे उदाहरण के लिए पूंजी अभी 100 लगा रहे हैं और श्रम भी 100 लगा रहे हैं, अब हमने इनको 5 गुना बढ़ा दिया, हमने हमारी पूंजी 5 गुना बढ़ा दी, श्रम भी जो है हमने 5 गुना बढ़ा दिया, तो कॉब डगलस का ये कहना था कि जो उत्पादन है वह भी 5 गुना बढ़ जाएगा। यह कॉब डगलस का प्रोडक्शन फंक्शन है। ठीक है, समझ में आया आपको? तो कॉब डगलस ने क्या कहा था कि उत्पत्ति का जो उत्पादन फलन जो है वह उत्पत्ति के 2 साधनों पर निर्भर है, पूंजी और श्रम में निर्भर करता है। और कॉब डगलस ने यह भी कहा था कि यदि जो है हम उत्पत्ति के साधनों को जिस अनुपात में बढ़ाते हैं उसी अनुपात में उत्पादन में भी कमी या वृद्धि होती है। ठीक है। अब हम बात करें रेखीय तथा समरूप उत्पादन फलन। मतलब यदि आपको उत्पादन फलन के प्रकार लिखने को आते हैं तो हमारे पास ये प्रकार हैं। अल्पकालीन उत्पादन फलन अभी हम समझने वाले हैं, दीर्घकालीन उत्पादन फलन, और रेखीय या समरूप जो बोलते हैं, होमोजीनियस या लीनियर उसको बोला जाता है इस उत्पादन फलन। तो लीनियर और समरूप का जो एग्जाम्पल है कि
उत्पत्ति के साधनों पर एक जैसी घात हो। इट मीन्स उत्पादन जब हम कर रहे हैं तो एक निश्चित अनुपात में ही यदि उत्पत्ति के साधनों का उपयोग किया जाए तो वह होता है रेखीय उत्पादन फलन। और इसको मैथमेटिकल लैंग्वेज में कहा इस तरीके से डिस्क्राइब किया गया है कि जब उत्पत्ति के सभी साधनों को समान घातीय उपयोग किया जाए, मतलब सभी पर यदि 2 की घात लगी है, जैसे उत्पत्ति के हमने ये 4 साधन देखे, जैसे भूमि, भवन और ये सब है, तो यदि जो है ए पे स्क्वायर की घात लगी है, बी पे भी स्क्वायर लगेगा, सी पे भी स्क्वायर लगेगा, डी पे भी स्क्वायर लगेगा और जो हमारा प्रोडक्शन होगा उस पे भी स्क्वायर लगेगा। तो ऐसे प्रोडक्शन फंक्शन को कहेंगे रेखीय या समरूप उत्पादन फलन। ठीक है, जब उत्पत्ति के सभी साधन जो है समघातीय हो, एक जैसी मात्रा में उपयोग किया जाए। ठीक है, यदि हम इसकी 100 यूनिट ले रहे हैं तो इसकी भी 100 लें, इसकी भी 100 लें, इसकी भी 100 लें, मतलब समान मात्रा में, समान रेशियो में हम उपयोग करें। मतलब यदि सब 10-10% है तो सभी 10% हो, तो ऐसे उत्पादन फलन को हम कहेंगे रेखीय या समरूप उत्पादन फलन। ठीक है, अब अल्पकालीन उत्पादन फलन और दीर्घकालीन। अल्पकालीन उत्पादन फलन ऐसा जो है प्रोडक्शन फंक्शन जिसमें उत्पत्ति के कुछ साधन स्थिर होते हैं तथा उत्पत्ति के कुछ साधनों में परिवर्तन करके उत्पादन को बढ़ाया जाता है। ठीक है, अल्पकालीन समयावधि इतनी कम समयावधि होती है जिसमें उत्पत्ति के सभी साधनों में बढ़ोतरी करना संभव नहीं होता है। जैसे उदाहरण के लिए हम समझें कि प्लांट है आपका, जहां पे फैक्ट्री लगी हुई है, तो अल्पकालीन समयावधि में इसमें परिवर्तन संभव नहीं है। इट मीन्स ये क्या हो गई, स्थिर हो गई। फिर तकनीकी में परिवर्तन संभव नहीं है, एकदम से आप नई टेक्नोलॉजी की मशीनें वगैरह नहीं बुलवा सकते। पूंजी जो है उसमें परिवर्तन संभव नहीं है, पूंजी भी जो है इन्वेस्ट करने में टाइम लगता है, सोचना पड़ता है। केवल अल्पकालीन समयावधि में एक फैक्टर है जिसमें हम कमी या वृद्धि कर सकते हैं, वो है श्रम। मजदूरों की संख्या को हम घटा या बढ़ा सकते हैं। तो इस समय में जो है परिवर्तनशील अनुपातों का नियम जो है वह लगता है। इसको हम वित्त उदाहरण और ग्राफ की सहायता से अभी समझते हैं। तो समझ में आया, अल्पकालीन उत्पादन फलन में उत्पत्ति के कुछ साधन स्थिर होते हैं और कुछ साधन जो है वह परिवर्तनशील होते हैं। ठीक है, अब बात करें दीर्घकालीन उत्पादन फलन। दीर्घकालीन उत्पादन फलन में समयावधि इतनी पर्याप्त होती है कि उत्पत्ति के सभी साधन में परिवर्तन संभव है। नए ब्रांच खोल सकते हैं, नया प्लांट लगा सकते हैं, नई पूंजी लगा सकते हैं, मशीनें बाहर से बुलवा सकते हैं। इतनी पर्याप्त समयावधि रहती है कि पूरे बिजनेस को बढ़ाया जा सकता है। तो दीर्घकालीन उत्पादन फलन में जब उत्पत्ति के सभी साधनों में परिवर्तन किया जाए तो वह दीर्घकालीन उत्पादन फलन होता है। तो अल्पकालीन उत्पादन फलन जो है उससे संबंधित नियम जो है वह है परिवर्तनशील अनुपातों का नियम। ठीक है, परिवर्तनशील अनुपातों का नियम, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन। इसके भी 3 प्रकार हैं, उत्पत्ति वृद्धि नियम, उत्पत्ति समता नियम और उत्पत्ति ह्रास नियम। इसको डिटेल में अभी हम समझेंगे। और दीर्घकालीन उत्पादन फलन में जो है पैमाने के प्रतिफल नियम, ध्यान देना, आपको इससे भी क्वेश्चन आ सकता है, इससे भी क्वेश्चन आ सकता है, या फिर इनके तीनों के सेपरेट क्वेश्चन भी आ सकते हैं। लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल, पैमाने के वर्धमान प्रतिफल, पैमाने के स्थिर प्रतिफल और पैमाने के ह्रासमान प्रतिफल। तो इनको जो है अब हम डिटेल में अभी देखते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम देखने वाले हैं पैमाने के प्रतिफल नियम। अल्पकालीन समझा, दीर्घकालीन समयावधि में उत्पादन फलन की क्या पोजीशन होती है। तो आपको दीर्घकालीन उत्पादन फलन आए या पैमाने के प्रतिफल नियम। ठीक है, तो दीर्घकालीन उत्पादन फलन इतनी समयावधि रहती है कि उत्पादन का कोई भी साधन स्थिर नहीं होता है। उत्पादन के सभी साधनों में मीन्स भूमि हो, प्लांट हो, पूंजी हो, श्रम हो,
नया प्लांट लगाना है, कोई नई टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करनी है, नई मशीनें बुलवानी है, सब कुछ संभव है। और जब सब कुछ परिवर्तनशील है तो उत्पादन का पैमाना भी, इट मीन्स पहले हम 100 इकाइयां बना रहे थे और हम 1000 इकाइयां बनाना चाहते हैं तो वह भी संभव है। मतलब उत्पादन का पैमाना यहां से यहां तक भी हो सकता है। ठीक है, तो दीर्घकालीन उत्पादन फलन के अंतर्गत इतना समय होता है उत्पादक के पास कि उत्पत्ति का कोई भी साधन जो है निश्चित नहीं होता है, सभी साधनों में परिवर्तन संभव है। इसीलिए उत्पादक अपनी आवश्यकता के अनुसार उत्पादन में परिवर्तन कर सकता है। तो इसीलिए इसे पैमाने के प्रतिफल नियम, पूरा पैमाना ही, स्केल ही चेंज हो जाता है। मतलब दीर्घकालीन में यदि कोई व्यापारी या उत्पादक 100 इकाइयां बना रहा है और वह चाहता है कि 100 से 1000 इकाइयां बना ले तो वह संभव है। तो उसका स्केल क्या हो गया, अब उसका पैमाना क्या हो गया, 100 से 1000 इकाइयां, 10 गुना जो है उसका स्केल बढ़ गया। ठीक है, तो इसीलिए दीर्घकालीन उत्पादन फलन को पैमाने के प्रतिफल नियम, मतलब पूरा स्केल ही चेंज हो जाता है। यदि वह लोकल बिजनेस कर रहा है तो दीर्घकालीन समय अवधि इतनी होती है कि वह दूसरे राज्य में भी माल बेच ले या इंटरनेशनल भी माल बेच सकता है। तो उसका क्या स्केल ही चेंज हो गया, पैमाना ही चेंज हो गया। अब पैमाने के प्रतिफल नियम में भी जो है जब हम उत्पादन की इकाइयों में परिवर्तन करते हैं, उत्पादन के जो साधन है उनकी इकाइयों में परिवर्तन करते हैं, तो शुरुआत में पैमाने की बचत होती है। बड़े पैमाने पर जब हम उत्पादन करते हैं, बड़े स्केल पे जब हम उत्पादन करते हैं, तो उसमें 2 प्रकार की बचत हो सकती है, आंतरिक बचत और बाह्य बचत। आंतरिक बचत जो होती है बड़े पैमाने पर जब हम उत्पादन करते हैं, तो आंतरिक बचत कौन कौन सी हो सकती है, वो हो सकती है आपकी साधन जो है उनका पूर्ण उपयोग, जो हमने अल्पकालीन में देखा था, साधनों का पूर्ण उपयोग होने लगेगा। फिर उसमें हमने एक देखा था साधनों की अविभाज्यता। कुछ साधन ऐसे होते हैं जो विभाजित नहीं हो सकते हैं, प्रति इकाई या उत्पादन के साथ उनका विभाजन संभव नहीं होता है। हमने सुपरवाइजर वाला उदाहरण देखा, तो सेम चीज है, ज्यादा बड़े पैमाने पर उत्पादन होगा तो जो सुपरवाइजर 100 इकाइयों को सुपरवाइज कर रहा था वह 1000 इकाइयों को भी कर सकता है। ठीक है, तीसरा विशिष्टीकरण, स्पेशलाइजेशन होगा। 100 इकाइयां बन रही थी, अब 1000 इकाइयां बनेंगी तो क्या होगा कि स्पेशल हो जाएंगे लोग, उसी काम को बार बार करेंगे तो स्पेशलाइजेशन का गुण आएगा। चौथा क्या हो सकता है, हमारी लागत जो है वह कम होगी। बड़े पैमाने पर जब हम माल को बुलवाएंगे, बड़े पैमाने पर जो है हम उत्पादन करेंगे तो विज्ञापन व्यय जो है वह जहां 100 इकाइयों के लिए कर रहे थे वहां 1000 इकाइयों के लिए भी सेम ही रहेगा। तो इस प्रकार से हर खर्चा जो है आपका वह परिवर्तित, उतनी इकाइयों के लिए भी आपको उतना ही काम करना पड़ेगा, तो लागत जो है हमारी कम हो जाएगी। तो इस प्रकार से हमारी आंतरिक बचत होगी। अब बाह्य बचत कौन कौन सी होगी, जब बड़े पैमाने पर हम उत्पादन करेंगे तो बाह्य में क्या फायदा मिलेगा हमको, जिनसे हम कच्ची सामग्री खरीद रहे हैं, रॉ मटेरियल खरीद रहे हैं, वो हमको और सस्ता माल देंगे। पहले हम उनसे 100 इकाइयों का माल बुलवा रहे थे, लेकिन जब हम बल्क में गुड्स बुलवाएंगे तो और सस्ता मिलेगा। ठीक है ना, कच्ची सामग्री जो है हमें सस्ती मिलेगी क्योंकि हम बहुत ज्यादा मात्रा में बुलवा रहे हैं। दूसरा, परिवहन के साधन, ट्रांसपोर्ट कंपनी जो है उनकी लागत कम हो जाएगी क्योंकि हम बार बार ज्यादा माल भेजेंगे, परिवहन लागत जो है बहुत कम हो जाएगी। तीसरा, वित्त की सुविधा, चूंकि हमारा उत्पादन का पैमाना बड़ा है, हम बड़े लेवल पे उत्पादन कर रहे हैं, तो जो बैंक है, जो लोन देने वाले हैं, वह वित्तीय सेवाएं भी जो है हमें इजीली अवेलेबल हो जाएगी। छोटी कंपनी में पैसा देना रिस्क होता है, लेकिन बड़ी कंपनियों में पैसा इजीली मिल जाता है। तो वित्त की समस्या जो है, वित्त की सुविधा मिल जाएगी हमें। तो इस प्रकार से बाह्य जो बचत है, तो ये 2 प्रकार की बचत जो है किसमें होती है, जब हम बड़े पैमाने पर उत्पादन करते हैं, आंतरिक बचत और बाह्य बचत।
लेकिन हम उत्पादन और ज्यादा बढ़ाते हैं। हमने 100 से 1000 की, हमें जो है और लगा कि हम 2000 इकाइयां कर दें, लेकिन हर जगह सीमा होती है, हर चीज की लिमिट होती है। उस सीमा से बाहर यदि आप और अधिक उत्पादन बढ़ा रहे हैं तो क्या होगा, आपको ये हानियां होने लगेंगी। बहुत बड़े पैमाने पर उत्पादन करने से ये दोनों प्रकार की हानियां होने लगेंगी। आंतरिक हानि क्या होगी, सबसे ज्यादा हानि होगी कि आपकी फैक्ट्री का एरिया इतना ही था, इसमें आप 1000 इकाइयां बना रहे हैं, अभी बहुत अच्छा चल रहा है सब कुछ, अब आपने वहां पे 2000 इकाइयों का डिसीजन लिया, तो क्या होगा, प्रबंध व्यवस्था जो है वह बिगड़ जाएगी, क्योंकि बहुत ज्यादा वर्क हो जाएगा, सभी के ऊपर वर्कलोड जो है वो क्या हो जाएगा, कार्यभार बढ़ जाएगा। और कार्यभार बढ़ने से क्या होगा कि व्यवस्था जो है वह बिगड़ जाएगी, हड़ताल की कंडीशन आएगी, कच्ची सामग्री, वित्त की व्यवस्था करना, यह सब चीजें मैनेज करना बहुत समस्या का कारण बन जाएगा। तो इस प्रकार से आंतरिक हानियां होती हैं। बाह्य हानि भी होगी इसमें, हमें एक्सटर्नल लॉस कौन कौन सी हो सकती है, बहुत बड़े पैमाने पर हम उत्पादन करें तो बड़े पैमाने पर उत्पादन यदि करते हैं, बहुत ज्यादा मात्रा में करते हैं, तो उससे क्या हानि होगी कि हमारे कार्य की गुणवत्ता जो है वह अच्छी नहीं रहेगी, क्योंकि हम कम समय में, कम उत्पादनों में बहुत ज्यादा मात्रा में माल का उत्पादन कर रहे हैं, तो गुणवत्ता। दूसरी चीज, कर्मचारियों में असंतोष रहेगा, ठीक है, और वित्त की बहुत ज्यादा आवश्यकता होगी। जब 1000 से 2000 है तो एक लिमिट के बाद जो है वित्त की व्यवस्था भी जो है हमारे लिए उपलब्ध करवाना मुश्किल हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको इसमें एक क्वेश्चन ये आ सकता है कि पैमाने की बचत और पैमाने की हानियां जो है क्या हो सकती हैं वह बताइए, ठीक है। अब पैमाने के प्रतिफल नियम में भी 3 स्टेजेस होती है। पैमाने के वर्धमान प्रतिफल, इंक्रीजिंग स्केल, पैमाने के स्थिर प्रतिफल, कांस्टेंट स्केल, और पैमाने के घटते प्रतिफल, डिक्रीजिंग स्केल। मतलब जब हम उत्पादन का स्केल बढ़ाते हैं तो शुरुआत में हमें उसका फायदा मिलता है, और फायदा हमें क्या मिलता है, इसके कारण। तो इसको हम फॉर्मूला बेस्ड पे समझें तो जब उत्पादन में वृद्धि ज्यादा हो, हमने उत्पत्ति के साधनों में जो वृद्धि की है उससे, ये सिंबल बड़े की तरफ मतलब ज्यादा वृद्धि। हम एक परसेंटेज वाले उदाहरण से देखें कि उत्पत्ति के साधन मतलब भूमि, भवन, प्लांट, पूंजी, श्रम में मैंने 20% की वृद्धि की, और उत्पादन में यदि वृद्धि जो है मेरी 40% की हो जाए तो इसे हम कहेंगे पैमाने के वर्धमान प्रतिफल। अब इसको थ्योरी में कैसे लिखेंगे कि जब उत्पत्ति के या उत्पादन के समस्त साधनों में जिस प्रतिशत में परिवर्तन किया जाए, संस्था के या कंपनी के कुल उत्पादन में उससे अधिक परिवर्तन हो, उससे अधिक प्रतिशत में परिवर्तन हो, तो उसे पैमाने के वर्धमान प्रतिफल कहते हैं, ठीक है। यदि आपने पहले 100 इकाइयां थी और हमारा उत्पादन 1000 इकाइयों का हो रहा था, अब आपने 100 से 200 कर दी, 100% बढ़ा दिया, तो उत्पादन जो है वो मान लीजिए 4000 इकाइयों का हो रहा है, तो 4 गुना बढ़ा और ये 2 गुना बढ़ा, तो इसे हम कहेंगे पैमाने के वर्धमान प्रतिफल। आया समझ में। अब इसका डायग्राम कैसा रहेगा वो हम समझ लें। तो डायग्राम के लिए जो है ये हमारा एक्स एक्सिस, वाई अक्ष, ये है साधन ए। चूंकि दीर्घकाल का समय है तो सभी साधनों में परिवर्तन संभव है। साधन बी, हमने उत्पत्ति के 2 साधन मान लिए, साधन ए और साधन बी। पहले हमारा प्रोडक्शन जो है ये हो रहा था, ये हमने एक बेस लिया, ये हमने ले लिया ए, ठीक है। अब जो है हमारा प्रोडक्शन साधन ए और साधन बी में जो है हमने परिवर्तन इस तरीके से किया, ठीक है। फिर हमने इस तरीके से परिवर्तन किया, तो देखिए जो उत्पादन है वो इतना बढ़ रहा है,
और साधनों में हमने जो उत्पत्ति के साधन है ये A1 और A2, B1 और B2। तो ये जो है हमारा उत्पादन में उत्पत्ति के इकाइयों में हमने इतना परिवर्तन किया और हमारे उत्पादन में कितना परिवर्तन हो रहा है, इसे हम कर्व से दिखाएं तो ज्यादा परिवर्तन होता है। ठीक है, ये ज्यादा, देखिए ये गैप ज्यादा है और ये गैप कम है। मतलब कि उत्पत्ति के साधनों में परिवर्तन का प्रतिशत से अधिक उत्पादन में वृद्धि का प्रतिशत हो तो वह पैमाने के वर्धमान प्रतिफल होते हैं। ठीक है, अब आपको स्थिर प्रतिफल आप सोच सकते हैं कैसे, क्या हो जब दोनों इक्वल हो, उत्पादन में वृद्धि इज इक्वल टू उत्पत्ति के साधनों में वृद्धि, साधनों में वृद्धि। मतलब यदि उत्पादन में 10% की उत्पत्ति के साधनों में 10% की वृद्धि हो रही है और उत्पादन में भी 10% की ही वृद्धि हो रही है तो इसे हम क्या कहेंगे, पैमाने के स्थिर प्रतिफल। अब आप इसका डायग्राम बना सकते हैं, कैसे बनाएंगे, देखिए हमने ये हमारा ग्राफ लिया, ये साधन A और साधन B जो है हमारा इक्वल रहेगा। ये साधन A, ये ग्राफ मैंने बनाया और ये जो डिस्टेंस है हमारी जिस डिस्टेंस की है उसी डिस्टेंस पे दूसरा भी रहेगा। तीसरा का जो डिस्टेंस है वह भी क्या रहेगा, एक जैसा रहेगा। तो ये तीनों डिफरेंस जो है वह एक जैसे रहेंगे। तो ये क्या कहलाएगा, उत्पादन में वृद्धि, उत्पत्ति के साधनों में वृद्धि क्या होती है जब बराबर हो। ठीक है, अब हम देखेंगे पैमाने के घटते प्रतिफल सॉरी डिक्रीजिंग स्केल। इसमें जो है क्या हो जाएगा बता सकते हैं आप, उत्पादन में वृद्धि और उत्पत्ति के साधनों में वृद्धि, उत्पत्ति के साधनों में वृद्धि। ठीक है, समझ पाए आप। जब उत्पत्ति के साधनों में जिस प्रतिशत में वृद्धि की जाए उससे कम प्रतिशत में उत्पादन में वृद्धि हो, जस्ट इसका अपोजिट। ठीक है, हमने उत्पत्ति के साधन में 20% की वृद्धि की लेकिन उत्पादन में 10% की ही वृद्धि हुई, तो ये कौन सा नियम कहलाएगा, डिक्रीजिंग स्केल, घटते प्रतिफल। मतलब यहाँ पर हमने हमारा उत्पादन के साधन बहुत ज्यादा बढ़ा लिए लेकिन बहुत ज्यादा कंजेस्टेड होने के कारण मैनेजमेंट जो है हमारा बिगड़ गया। मतलब ये वाली चीज शुरू हो जाएगी, हानि होना शुरू हो जाएगी। कब होगी, जब जो है उत्पत्ति के साधन हमने जिस रेशियो में बढ़ाए हैं उत्पादन में उस रेशियो में परिवर्तन नहीं हुआ है। अब इसका जब हम ग्राफ बनाएंगे तो ये देखिए हमने लिया 0, ये हमारी x एक्सिस, ये y, ये साधन A और साधन B। एक हमने बेस ले लिया, ये तो हमारा बेस है, यहाँ हमारा प्रोडक्शन हो रहा है। ठीक है, अब उत्पत्ति के साधनों में परिवर्तन जो है वह ज्यादा कर रहे हैं। ठीक है, ये हमने डिफरेंस लिया और उत्पादन जो है वह कम हो रहा है। तो ये क्या हो रहा है, हमारा उत्पादन कम होता जा रहा है। हम जिस रेशियो में उत्पत्ति के साधनों को बढ़ा रहे हैं उस रेशियो में हमारा उत्पादन जो है वह क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। तो ये होता है पैमाने के घटते प्रतिफल। ठीक है, तो स्टूडेंट ये जो है हमारे क्वेश्चंस, कितने सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं कि पैमाने के प्रतिफल नियम को समझाइए, तो आप इसको नहीं समझाएंगे, इनको समझाएंगे। ठीक है, यदि आपको आता है कि पैमाने के वर्धमान प्रतिफल को समझाइए तो आप केवल इसको समझाएंगे। पैमाने के घटते प्रतिफल आते हैं तो केवल आप बेसिक चीज समझा के कि क्या होता है और उसमें इसको समझाएंगे। फिर आपको आंतरिक बचत क्या होती है, पैमाने की हानियां क्या होती हैं, ये शॉर्ट आंसर लॉन्ग आंसर दोनों के हिसाब से बनता है। तो स्टूडेंट ये है हमारा उत्पादन फलन क्या होता है अल्पकालीन में और दीर्घकालीन कंडीशन में। स्टूडेंट्स अभी हमने देखा कि उत्पादन फलन क्या होता है, प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है। उसमें हमने देखा था
कि उसकी विशेषताएं क्या हैं, कॉक डगलस ने उत्पादन फलन के बारे में क्या विचार दिए हैं, और साथ ही मैंने आपको बताया था कि अल्पकालीन उत्पादन फलन जो है वह क्या होता है और दीर्घकालीन उत्पादन फलन क्या होता है। अब हम अल्पकालीन उत्पादन फलन या उत्पत्ति ह्रास नियम से भी इसको जाना जाता है, या परिवर्तनशील अनुपात के नियम। यदि ये क्वेश्चन आपको आता है तो हमें किस तरीके से इसको विद एग्जांपल डिस्क्राइब करना है, तो इन तीनों के नाम से क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो अब अल्पकालीन उत्पादन फलन क्या होता है हमने अभी समझा है, फिर से एक बार रिवाइज करते हैं कि जब अल्पकालीन समयावधि इतनी कम समयावधि होती है कि उत्पादन के सभी साधनों में परिवर्तन संभव नहीं है, तो जब उत्पादन के किसी एक साधन को या स्थिर साधनों को स्थिर रखकर केवल परिवर्तनशील साधनों में परिवर्तन किया जाए तो जो हमें उत्पादन प्राप्त होता है वह घटती हुई दर से प्राप्त होता है। यह होता है आपका अल्पकालीन उत्पादन फलन, क्योंकि अल्पकालीन उत्पादन फलन में समयावधि बहुत कम होती है जिसमें हम सभी परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। तो मांग के अनुसार जब हम परिवर्तन पूर्ति को समायोजित करना चाहते हैं तो स्थिर साधनों को चूंकि बढ़ाया नहीं जा सकता है, जैसे हमने देखा था प्लांट है, भूमि है, मशीनरी है, टेक्नोलॉजी है, इसमें हम परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। हाँ, हम पूंजी में थोड़ा बहुत परिवर्तन कर सकते हैं और सबसे ज्यादा परिवर्तन हम लेबर, जो श्रम है, मजदूर हैं, उसमें हम परिवर्तन कर सकते हैं। तो जब उत्पत्ति के एक साधन को स्थिर रखकर परिवर्तनशील साधनों की इकाइयों में वृद्धि की जाए तो उत्पादन जो है प्रारंभिक स्थिति में बढ़ता है, उसके बाद एक स्टेज ऐसी आती है जब वह समान हो जाता है, और उसके बाद भी यदि हम उत्पत्ति के साधनों में वृद्धि करते जाएं तो उत्पत्ति ह्रास नियम लागू हो जाता है। इट मीन्स उत्पादन के साधन हम जितने ज्यादा बढ़ाते जाते हैं तो अलग अलग स्टेज आती है। इसी के आधार पर इसके 3 प्रकार हमने देखे थे। कौन कौन से थे वो 3 प्रकार? पहला था उत्पत्ति वृद्धि नियम, उत्पत्ति वृद्धि नियम। दूसरा था उत्पत्ति समता नियम, और तीसरा था उत्पत्ति ह्रास नियम। और यह अवस्था जो है जब अल्पकालीन समय में ही क्रिएट होती है, क्योंकि अल्पकालीन समयावधि जो है वह बहुत लिमिटेड होती है। तो अल्पकालीन उत्पादन फलन का नियम कब लागू होता है? 3 मान्यताएं बहुत जरूरी हैं। पहली है कि अल्पकालीन समयावधि बहुत छोटी हो, दूसरी है कि तकनीकी में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, और तीसरी है कि समयावधि छोटी हो लेकिन किसी वस्तु का उत्पादन करने के लिए पर्याप्त होना चाहिए। तो अल्पकालीन को उन्होंने इस तरीके से मान्यताएं बताई हैं, तभी यह नियम लागू हो पाएगा। ठीक है, अब हम इन तीनों स्थितियों को एक उदाहरण के द्वारा और फिर ग्राफ के द्वारा हम समझेंगे कि किस तरीके से 3 अवस्थाएं होती हैं। तो ये हमने मान लिया हमारा स्थिर साधन है, फिक्स्ड है, जिसमें परिवर्तन संभव नहीं है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं अल्पकालीन की। ठीक है, परिवर्तनशील साधनों की इकाइयों में वृद्धि करते जा रहे हैं। हम उदाहरण ले रहे हैं, तो परिवर्तनशील साधनों की इकाइयों में हम वृद्धि करते जा रहे हैं। तो क्या नियम पढ़ा हमने कि स्थिर साधनों को स्थिर रखकर परिवर्तनशील साधनों की इकाइयों में जैसे जैसे हम वृद्धि करते जाते हैं तो प्रारंभिक दशा में कुल उत्पादन बढ़ता है, लेकिन यदि हम और अधिक वृद्धि करते जाएं तो एक स्टेज, एक अवस्था ऐसी आती है कि उत्पादन समान हो जाता है, और यदि उसके बावजूद हम इकाइयों में वृद्धि करते जाएं तो उत्पादन कम होता जाता है। ठीक है, जैसे हम उदाहरण समझे, हम खाना खाते हैं तो शुरुआत में जब हमें बहुत तेज भूख लगी है तो हम जब खाना खाते हैं तो शुरुआत में हमें बहुत अच्छा फील होता है, हमें बहुत अधिक संतुष्टि मिलती है, लेकिन एक लिमिट के बाद जब हमारा पेट भरा जाता है उसके बाद जो है वहां पर हमारी संतुष्टि क्या होती है? शून्य हो जाती है,
और उसके बावजूद हमने यदि जो है वहां खाना खाया तो क्या होगा, नेगेटिव इफेक्ट होगा। हो सकता है पेट दर्द हो, वॉमिटिंग प्रॉब्लम हो। मतलब कि एक सीमा पर आकर हमारा संतुष्टि बिंदु जो है वह आ जाता है और उसके बावजूद यदि हम जो है उपभोग करते हैं तो क्या होगा, उसका नेगेटिव इफेक्ट आएगा, हमको जो है उससे प्रॉब्लम होने लगेगी, मतलब हानि होने लगेगी। और शुरुआती दौर में क्या होता है, हमें उससे लाभ मिलता है। तो सेम रूल जो है हम उत्पादन के उसमें लगा रहे हैं कि स्थिर साधनों को हमने स्थिर रखा और परिवर्तनशील साधनों की इकाइयों में हमने वृद्धि करी। तो देखिए किस तरीके से, तो कुल उत्पादक टोटल प्रोडक्शन जो है हमारा पहले उसमें 6 इकाई था, दूसरे में फिर 16 हो गया, मतलब बढ़ रहा है, तीसरे में फिर 30 हो गया, मतलब बढ़ रहा है, 40 हो गया, 45 हो गया, फिर 48 हो गया। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कुल उत्पादन जो है वो बढ़ रहा है क्या, नहीं, हमने इकाइयों में वृद्धि करी तो कुल उत्पादन जो है हमारा इक्वल हो गया है। ये वाला बिंदु होता है जहां पर व्यापारी को, उत्पादक को अपना बिजनेस जो है सोच लेना चाहिए कि अब मुझे यहाँ पे अपनी इकाइयां नहीं बढ़ानी है, क्योंकि 8वीं इकाई के बाद आप देखिए कि उसका कुल उत्पादन क्या हो गया, माइनस हो गया, और 9वीं इकाई भी लगा दी उसने तो माइनस हो रहा है। मतलब यहाँ पर आकर उनका अभी तक उनका प्रॉफिट जो है वह स्टेबल हो गया है। ठीक है, तो कुल उत्पादकता जो है वह बढ़ती जाती है, एक समय में आकर शून्य हो जाती है, उसके बाद भी हम यदि इकाइयां बढ़ाएं तो वह नेगेटिव हो जाती है। तो कुल उत्पादकता तक का हमने जो है एजम्पशन लिया है, माना है, उदाहरण आप कैसा भी ले सकते हैं, लेकिन जब हम इस नियम को समझा रहे हैं तो हमें उदाहरण उसके हिसाब से लेना होगा कि हमें कुल उत्पादकता जो है वह बढ़ानी है, एक के बाद फिर हमें इक्वल दिखानी है, देन फिर हमें माइनस में दिखानी है। अब औसत उत्पादकता कैसे निकालते हैं, एवरेज प्रोडक्शन कैसे निकालते हैं, तो इसका फॉर्मूला है कुल उत्पादकता बटे परिवर्तनशील साधनों की इकाइयां, परिवर्तनशील साधन। इस तरीके से हमने ये औसत उत्पादकता निकाली है। आपको यदि इसका फॉर्मूला ये लिखने को आता है कि औसत उत्पादकता क्या होती है, तो इसका फॉर्मूला क्या है, जैसे जनरली हम एवरेज निकालते हैं, टोटल प्रोडक्शन हमारा कितना हुआ है, इसको मैं यदि इकाइयों से डिवाइड कर दूं तो मेरी औसत उत्पादकता आ जाएगी। देखिए कैसे, जैसे ये आया है 6/1, फिर 16/2, 30/3, 40/4, 45/5, इस तरीके से मैंने औसत उत्पादकता और उसकी निकाली है। ठीक है, अब सीमांत उत्पादकता का फॉर्मूला क्या होता है, मार्जिनल प्रोडक्शन। तो सीमांत उत्पादकता जो है कुल उत्पादकता का डिफरेंस, हर अगली इकाई के कारण कुल उत्पादन में क्या परिवर्तन हो रहा है। जैसे देखिए, सीमांत उत्पादकता कैसे निकाली है, पहली इकाई से मेरा टोटल प्रोडक्शन कितना है 6, और दूसरी इकाई से टोटल प्रोडक्शन कितना है 16, तो एक और इकाई बढ़ाने से मेरे कुल उत्पादन में कितना अंतर आया 10। तो ये मेरी जो है दूसरी वाली सीमांत उत्पादकता हुई। अब इसकी निकालनी है मुझे तीसरे की, तो क्या करूंगी, इसमें से इसको माइनस कर दूंगी, 30 - 16, फिर 40 - 30 10, 45 - 40 5, 48 - 45 3, 48 - 48 0, फिर 44 - 48 माइनस में आ रही है, और 38 - 44 6। ठीक है, तो इस तरीके से सीमांत उत्पादकता हर अगली इकाई के कारण कुल उत्पादन में जो वृद्धि होती है वह किसी भी वस्तु की सीमांत उत्पादकता होती है। जैसे उदाहरण के लिए 100 इकाइयों का प्रोडक्शन जो है 100 इकाइयां हैं, उसका मान लीजिए 1500 रुपए है। मैंने 101वीं इकाई बनाई, एक इकाई और ऐड की, तो मेरा प्रोडक्शन 1700 हो गया। तो सीमांत उत्पादकता कितनी हुई है जो एक इकाई बढ़ाई, तो कितनी आएगी 200। ठीक है, तो एक अतिरिक्त इकाई के कारण कुल उत्पादन में जो वृद्धि होती है वह उस वस्तु की सीमांत उत्पादकता कहलाती है। ठीक है, अब हम हमारे इन तीनों नियमों को समझेंगे। देखिए बहुत ध्यान से समझना है इसको, कि
पहली अवस्था होती है हमारी उत्पत्ति वृद्धि नियम। उत्पत्ति वृद्धि नियम यह प्रारंभिक अवस्था होती है जिसमें कुल उत्पादन भी बढ़ रहा है, ठीक है, औसत उत्पादन भी बढ़ रहा है और सीमांत उत्पादन भी बढ़ रहा है। हम इसे चेक करें। देखिए पहली अवस्था ये लिखी है मैंने, कुल उत्पादन बढ़ रहा है, ये यहां तक की जो है हमारी पहली अवस्था है, ये यहां तक की जो है हमारी पहली अवस्था है। कुल उत्पादन बढ़ रहा है, औसत उत्पादन भी बढ़ रहा है, सीमांत उत्पादन भी बढ़ रहा है। तो उत्पत्ति वृद्धि नियम क्या होता है, अब हम लिख सकते हैं ऐसी यह उत्पादन की प्रारंभिक अवस्था होती है जिसमें स्थिर इकाइयों के साथ यदि परिवर्तनशील इकाइयों को बढ़ाया जाए, एक एक करके बढ़ाया जाए, तो कुल उत्पादन में भी वृद्धि होती है, औसत उत्पादन में भी वृद्धि होती है और सीमांत उत्पादन में भी वृद्धि होती है। मतलब ये बहुत अच्छी कंडीशन है कि तीनों ही चीजें हमारी बढ़ रही है। तो उत्पत्ति वृद्धि नियम जो है आया समझ में आपको, यह पहली स्टेज होती है किसकी, परिवर्तनशील अनुपात नियम की। क्लियर ये चीज। अब अभी तीनों चीजें बढ़ रही हैं। अब सेकेंड आएंगे हम, यहां पे अब देखिए इसके बाद वाली स्टेज जो है हमारी ये है कि अब कुल उत्पादन तो बढ़ रहा है। देखिए कुल उत्पादन 30 से 40 हुआ, 40 से 45 हुआ, फिर 48 हुआ। क्या औसत उत्पादन भी बढ़ रहा है? नहीं, औसत उत्पादन जो है अब कम हो रहा है और सीमांत उत्पादन भी कम हो रहा है। तो ये होती है उत्पादन की सेकेंड स्टेज। तो इसको हम कैसे लिखेंगे कि जब हम धीरे धीरे परिवर्तनशील इकाइयों की संख्या बढ़ाते चलते हैं तो कुल उत्पादन में तो वृद्धि होती है, लेकिन औसत उत्पादन और सीमांत उत्पादन जो है वह कम होता जाता है या गिरता जाता है। यह होती है दूसरी स्टेज। ठीक है, दोनों चीजें जो है वह कम होती जाती हैं। फिर एक समय आता है शून्य, मतलब हमने हमारे उत्पादन की इकाई बढ़ाई लेकिन कुल उत्पादन भी जो है हमारा नहीं बढ़ा, औसत उत्पादन तो हमारा कम ही हो रहा है और सीमांत उत्पादन जो है वह शून्य हो गया। यहाँ पर हमारी सेकेंड स्टेज जो है वह खत्म होती है। तो उत्पत्ति समता नियम जो है यहाँ से शुरू होता है कि जब जो है औसत उत्पादन और सीमांत उत्पादन जो है वह बराबर हो जाता है। ये जो है देखिए औसत उत्पादन और सीमांत उत्पादन जो है हमारा बराबर हो जाता है, वो होता है उत्पत्ति समता नियम। जब कुल उत्पादन में तो वृद्धि होती है लेकिन औसत उत्पादन और सीमांत उत्पादन जो है क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। अब जब हम स्टेज की बात करेंगे, अवस्था की बात करेंगे, तो सेकेंड अवस्था क्या होती है, जिसमें कुल उत्पादन तो बढ़ता है लेकिन औसत उत्पादन और सीमांत उत्पादन दोनों ही कम होते हैं। यह स्टेज कहाँ पे खत्म होती है, शून्य पे, जहां पर सीमांत उत्पादन क्या होता है, कम हो जाता है और औसत उत्पादन जो है और कुल उत्पादन सबसे अधिक होता है। ये वाला जो पॉइंट है सॉरी, ये जो बिंदु है, यहाँ पर व्यापारी को डिसीजन ले लेना चाहिए कि अब जो है मैं यहाँ पर इकाइयों में वृद्धि नहीं करूंगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा उत्पत्ति समता नियम। तीसरा जो है हमारा उत्पत्ति ह्रास नियम। यदि जो है हम परिवर्तनशील इकाइयों में और वृद्धि करते जाएं, मतलब जहां शून्य हो गई उसके बावजूद जो है हम और अधिक वृद्धि करते जाएं, तो कुल उत्पादन, सीमांत उत्पादन और औसत उत्पादन में कमी होती जाती है। इवन सीमांत उत्पादन तो ऋणात्मक हो जाता है। यह होता है उत्पत्ति ह्रास नियम। ठीक है, जहां पर लगाई जाने वाली इकाइयों से कुल उत्पादन, औसत उत्पादन और सीमांत उत्पादन तीनों में क्या होती है, कमी आती है। ये चीज समझ में आई आपको। ये होते हैं आपके इसके तीन प्रकार।
तो स्टूडेंट ये तीनों आपको अलग से भी पूछे जा सकते हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है उत्पत्ति ह्रास नियम, मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसमें पूछा जाने वाला। अब जो है पहले हम इसका डायग्राम समझ लें, फिर इन तीनों की जो है कारण हम समझ लें कि ये क्यों अप्लाई होते हैं। तो अब हम इसका डायग्राम किस तरीके से बनाना है वो समझ लेते हैं। तो डायग्राम के लिए ये हमारा रहेगा 0 x एक्सिस और ये है y एक्सिस, ठीक है। यहां पर हम दिखाएंगे हमारी परिवर्तनशील इकाइयां, जिनमें हम परिवर्तन कर रहे हैं क्योंकि स्थिर इकाइयां तो एक जैसी हैं। और यहां हम दिखाएंगे हमारा कुल उत्पादन। तो परिवर्तनशील इकाइयां कितनी है, 1 2 3 4 है। तो मैंने मेजरमेंट ऐसा ले लिया, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 यूनिट। 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। कुल उत्पादन में हमारे पास 6 से लेके 48 तक है। तो हम 48 तक है हमारे, हम इसमें 6 का डिफरेंस ले सकते हैं। ये मैंने 6 का डिफरेंस, 4 का डिफरेंस भी ले सकते हैं हम, 5 का भी डिपेंड। अब जो है हम इसका डायग्राम बना लें कि पहली इकाई पर कुल उत्पादन कितना है, 6 है, ठीक है। दूसरी इकाई पर 16, तो दूसरी इकाई पे 16 जो है इसके बीच का आएगा। तीसरी इकाई पे 30, तो तीसरी इकाई पे 30 यहां ले लें हम, ये 30, ठीक है। चौथी इकाई पे 40, ये चौथी इकाई है मेरी, और ये है 40, 36 और 42 के बीच में आएगा। देखिए ये बढ़ रहा है, अभी कुल उत्पादन बढ़ रहा है। फिर 45, पांचवी इकाई पे 45, तो 45, 42 और 48 के बीच में अप्रोक्सीमेटली ये पांचवी इकाई में यहां आ जाएगा 45। फिर जो है 48, छठवीं इकाई पर 48, ये 48 आ गया। सातवीं इकाई पर फिर 48, ये इक्वल। आठवीं इकाई पर 44, इन दोनों के बीच में 44, और उसके बाद 9वीं इकाई पे है 38, तो ये आ जाएगा 38, ठीक है। ये मैंने इसी चीज को, इन दोनों को रिप्रेजेंट किया ग्राफ पे। अब मैं इससे लाइन मिला देती हूं। यहां 0 से हमने स्टार्ट किया, देखिए ये पहले बढ़ रहा है उत्पादन, उसके बाद यहाँ पे जो है इक्वल हो गया और यहां से डाउन होना शुरू हुआ, ठीक है। तो ये जो है हमारा 14, तीसरी इकाई पे 14, यहां से जो है हमारा टर्न होना शुरू हुआ। ये पहला हमारा टर्निंग पॉइंट है। और इधर 0 पे जो है मतलब 48, यहां से जो है हमारा सेकेंड टर्निंग पॉइंट शुरू हुआ। ये पहली स्टेज हो गई, ये दूसरी स्टेज हो गई और ये तीसरी स्टेज हो गई। देखिए यहाँ पर जो है वह वृद्धि हो रही है, उत्पत्ति वृद्धि नियम लग रहा है। टोटल प्रोडक्शन मतलब कुल उत्पादन, सीमांत उत्पादन और औसत उत्पादन तीनों बढ़ रहे हैं। सेकेंड स्टेज में कुल उत्पादन तो बढ़ रहा है, लेकिन औसत उत्पादन और सीमांत उत्पादन जो है वह कम हो रहा है। ये जो पॉइंट है हमारा, ये सैचुरेशन पॉइंट है, यहाँ पर जो है इक्वल है, और उसके बाद से जो है यहाँ पर हमारा प्रोडक्शन क्या हो रहा है, घट रहा है। तो ये जो है हमारा उत्पत्ति ह्रास नियम है। तो ग्राफ भी आप रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। अब हम बात करेंगे, आपको केवल यह आता है या फिर उत्पत्ति समता नियम आता है। तो उत्पत्ति वृद्धि नियम यदि आपको आ रहा है तो केवल आप इतना पोर्शन जो है शो करें। उत्पत्ति समता नियम में आप उदाहरण को ऐसा करें कि जहां पर आपका औसत उत्पादन और सीमांत उत्पादन, जो ये वाला एग्जाम्पल है 10 आ रहा है दोनों का, इस तरीके से आप एग्जाम्पल सेट करें। और उत्पत्ति ह्रास नियम में आपकी चीजें क्या होंगी, ये वाला पोर्शन रिप्रेजेंट होगा, ठीक है। अब हम बात करें कि उत्पत्ति वृद्धि नियम क्यों लगता है। शुरुआत में जब हम परिवर्तनशील इकाइयों की इकाइयां बढ़ाते हैं तो उत्पादन बढ़ता क्यों है। पहली चीज, साधन जो है सीमित होते हैं और उन सीमित साधनों का शुरुआती दौर में पूरा उपयोग नहीं हो पाता है।
साधन सीमित होते हैं इसलिए। तो जैसे जैसे हम परिवर्तनशील इकाइयां बढ़ाते हैं तो क्या होने लगता है, साधनों का पूरा उपयोग होने लगता है। ठीक है, साधनों का पूर्ण उपयोग होने लगता है। इसके कारण शुरुआत में क्या होता है, हमें वृद्धि मिलती है। दूसरा, विशिष्टीकरण का फायदा मिलता है, स्पेशलाइजेशन। हम जैसे जैसे इकाइयां बढ़ाते जाते हैं तो व्यक्ति जो है वह उस काम में एक्सपर्ट होता जाता है, उस काम को वह ज्यादा अच्छे तरीके से करता है, तो लागत कम होती है और हमें स्पेशलाइजेशन का जो है वह फायदा मिलता है, विशिष्टीकरण का। उस कार्य को करने में कुशल हो जाता है, एक्सपर्ट हो जाता है, तो जो रिजल्ट मिलता है वह अच्छा और कम समय में मिलता है। और तीसरा है साधनों की अविभाज्यता। कुछ साधन ऐसे होते हैं उत्पादन के जिनको हम विभाजित नहीं कर सकते हैं। जैसे हम चौकीदार को सैलरी दे रहे हैं या सुपरवाइजर है उसको हम सैलरी दे रहे हैं, तो पहले हमारे प्रोडक्शन जो है वो 100 यूनिट का हो रहा था, तब भी सैलरी हमको 30 देनी पड़ रही थी। जब हमारा प्रोडक्शन 200 हुआ तब भी हमको 30 सैलरी देनी पड़ रही है। तो वह साधन क्या हुआ, अविभाज्य हुआ, उसको हम डाइवर्स नहीं कर सकते थे, उसको हम डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते थे। लेकिन जब 100 इकाइयां बन रही थी तब भी वो सुपरवाइजर था और 200 इकाइयां बन रही है तब भी वह सुपरवाइजर है। लेकिन 200 इकाइयां जब बन रही है तब कंपनी को क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, उसका प्रोडक्शन बढ़ रहा है। मतलब वह व्यक्ति 200 इकाइयों को हैंडल करने में सक्षम है, लेकिन चूंकि हमारा प्रोडक्शन ही कम हो रहा था तो 100 इकाइयों पे हम उसको उतने रुपए दे रहे थे। तो क्या होगा, इसके कारण कॉस्ट जो है हमारी वह कम हो जाएगी और हमारा टोटल प्रोडक्शन जो है वह बढ़ेगा। तो इन सब के कारण उत्पत्ति वृद्धि नियम शुरुआत में लागू होता है, क्योंकि हमारे साधनों का पूर्ण उपयोग होना शुरू हो जाता है। फिर उत्पत्ति ह्रास नियम क्यों लगने लगता है, यह वाली स्थिति क्यों आती है, एक लिमिट के बाद जो है जब हम खाना ओवर एक्सेस कर लेते हैं तो प्रॉब्लम क्यों शुरू होती है, निगेटिव इम्पैक्ट क्यों होता है, क्योंकि साधनों की भी एक सीमा होती है, सीमित साधन होते हैं और उन सीमित साधनों को एक सीमा में ही उपयोग किया जा सकता है। यदि सीमित साधनों का अधिक उपयोग करें तो क्या होगा कि वह जो है एक्सेस हो जाएगा, अतिरिक्त हो जाएगा, तो उसका लाभ मिलना जो है वह कम हो जाएगा। ठीक है, तो उत्पत्ति ह्रास नियम के कारण जो है कि साधनों का ऑलरेडी पूर्ण उपयोग हो चुका है, अब उसके बावजूद जो है हम और अधिक यूनिट डाल रहे हैं, तो क्या होगा कि एक मशीन पे बर्डन कम होगा। जैसे सुपरवाइजर, हमने 100 और 200 वाला एग्जांपल लिया, अब हमने और यूनिट डाल दी और उसको 300 यूनिट का सुपरवाइजर बना दिया, 400 यूनिट का सुपरवाइजर बना दिया, तो क्या होगा, फ्रस्ट्रेशन आएगा, उसका काम में जो है अंतर हो जाएगा, उसे जो है वर्कलोड बढ़ जाएगा, तो क्या क्वालिटी आ पाएगी, बल्कि उसका नेगेटिव इम्पैक्ट होगा। सेम ऐसे ही हम मशीनों से ज्यादा काम करवाने लगेंगे, हम और ज्यादा इकाइयां बढ़ाते जा रहे हैं, तो क्या मशीन जो है वह ज्यादा वर्क करके बहुत अच्छी चलेगी, नहीं, एक समय आएगा कि वह उस पर डेप्रिसिएशन लगेगा, ह्रास लगेगा और उससे मिलने वाला उत्पादन क्या होगा, कम होगा। तो उत्पत्ति ह्रास नियम जो है इसके कारण हो जाते हैं कि सीमा से अधिक जो है उपयोग करने के कारण वह उपयोगिता मिलने वाली वह निगेटिव हो जाती है, नकारात्मक हो जाती है। अच्छा, उत्पत्ति ह्रास नियम जो है लागू होता है तो इसमें जो है आपका एक क्वेश्चन बनता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट नियम है। एक्चुअल में इसके नियम के आधार पर ही उत्पादक जो है डिसीजन लेता है कि प्रोडक्शन करना है या नहीं करना है। तो मैंने आपको बताया कि आपको ये क्वेश्चन आता है कि कौन सा ऐसा बिंदु है या अवस्था है जहां पर व्यापारी को डिसीजन लेना चाहिए कि उत्पादन बंद कर दे, या कौन सी अवस्था अच्छी है। ये क्वेश्चन आ सकता है कि उत्पत्ति में कौन सी अवस्था अच्छी है, तो दूसरी अवस्था तक उत्पादन करना या परिवर्तनशील इकाइयों में परिवर्तन करना लाभदायक है, क्योंकि दूसरी अवस्था के बाद हम तीसरी अवस्था में जब आते हैं तब तो हमारा सब कुछ निगेटिव हो जाता है, प्रोडक्शन भी कम होने लगता है। अच्छा, एक और क्वेश्चन आता है कि उत्पत्ति ह्रास नियम जो है इतना आवश्यक क्यों है, इसकी महत्ता क्यों है। तो विद्यार्थी, इसमें जो है उत्पत्ति ह्रास नियम को देखते हुए ही बहुत सारे नियम बने हैं। रिकार्डो का लगान सिद्धांत, रिकार्डो ने कहा था कि भूमि सीमित मात्रा में है, भगवान की देन है, चूंकि वह सीमित मात्रा में है, उसकी पूर्ति फिक्स है, तो उसे उसको लगान मिलना चाहिए। इस आधार पर लगान सिद्धांत बना।
माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत जो है इसी के आधार पर है। सीमांत उत्पादकता का नियम जो है वह इसी के आधार पर बना है। उपयोगिता ह्रास नियम जो है वह इसी के आधार पर बना है और बहुत सी थ्योरी का यह आधार है। ठीक है, इसीलिए उत्पत्ति ह्रास नियम जो है वह बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जो है स्टूडेंट, हमने बहुत सारे क्वेश्चंस जो है वह कवर करने की कोशिश की है बेसिक कंसेप्ट के साथ। आपको क्वेश्चंस बार बार मैं कह रही हूँ, अल्पकालीन उत्पादन फलन आए, परिवर्तनशील अनुपात नियम आए, उत्पत्ति ह्रास नियम आए, या ये तीनों में से किसी के बारे में आए, आप ये एग्जाम्पल को फ्रेम करके ये ग्राफ बनाकर बहुत अच्छे मार्क्स जो है एग्जाम में ले सकते हैं।